100 डेज, जी हां, अगले 100 दिनों का खाका तैयार किया जाएगा कैबिनेट की बैठक में। क्यों और क्या, इस पर बात करेंगे। मैं हूं प्रवीण तिवारी, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद अब नजरें सरकार के कामकाज पर हैं। सभी मंत्रालयों और विभागों को अगले 100 दिनों के एक्शन प्लान का फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा गया है। इसे अगले हफ्ते पहले प्रधानमंत्री कार्यालय और उसके बाद मंत्री परिषद में पेश किए जाने की खबर है। सेक्रेटरीज का समूह इसे कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के समक्ष पेश कर चुका है। अंतिम प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली में G7 की बैठक से लौटने के बाद अगले हफ्ते पीएमओ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष पेश किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पीएम का यह मिशन किसी अग्निपथ की तरह है, क्योंकि इस बार सरकार गठबंधन की गांठ में बंधी हुई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए एक साथ खड़ी हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी को विकास के एजेंडे को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना है, तो वहीं इस बार सहयोगी दलों के सहारे सरकार चल रही है। हालांकि पीएम मोदी अपने एजेंडे पर पूरी तरह से कायम हैं और उन्होंने रविवार को जहां सबसे पहले मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों से मुलाकात की, तो वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार के विजन को भी साझा किया और शुरुआती 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की। मोदी ने इस दौरान कहा कि इस रोड मैप को लागू करना है और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कहा कि आपको जो विभाग मिलेगा उसके कामों को आप जल्द से जल्द पूरा करें, अपने टारगेट की चिंता न करें। उधर पीएम मोदी ने सोमवार को भी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में कर्मचारियों को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने पीएमओ को पावर सेंटर नहीं बल्कि पीपुल सेंटर की तरह डेवलप करने की बात कही। मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। इस मौके पर पीएम मोदी ने ये भी कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पित भाव जरूरी है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां अपने देश को पहुंचाना है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है, परिणाम नहीं मिलता है। दरअसल पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो पिछले कई सालों से विजन 2047 पर काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के साथ ही इसकी शुरुआत भी कर दी है। एक तरफ जहां किसान सम्मान निधि फंड की 17वीं किस्त को हरी झंडी दे दी, तो वहीं मंत्रिमंडल के 100 दिन का एजेंडा भी साफ कर दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि पीएम मोदी 100 दिन के इस अग्निपथ को किस तरह से पार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक्शन में है पीएम मोदी और इस बार चुनौतियां रहेंगी भी। आइए इस पर बात करते हैं। 100 दिन का ये टारगेट क्यों रखा गया है? 100 दिन यानी आते ही लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने पहले भी कुछ कार्यक्रमों में कहा कि चुनाव के दौरान बहुत सारे वादे किए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, इससे लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं सरकार से। लिहाजा जैसे ही आप आते हैं सत्ता में, वैसे ही कुछ बड़े निर्णय, कुछ बड़े फैसले करने पड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरी मदद करेंगी रितु चौधरी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं। रितु जी, आपका स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खेमचंद जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राज बिहारी जी राजनीतिक मामलों के जानकार तो हैं ही, और सरकार के कामकाज को, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को उन्होंने बड़े गौर से ऑब्जर्व भी किया, रिपोर्ट भी किया है, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सभी मेहमानों से हम बात करें उससे पहले रितु जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि विपक्ष को जनता की आवाज़ कहते हैं और आजकल मैं अब शो की शुरुआत जो है विपक्ष के सवालों से या विपक्ष की बातों से करता हूँ। तो ये बताएं मुझे कि पहले तो एक बड़ी कामयाबी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर आए, मजबूती के साथ आए, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। दूसरा, आते ही 17वीं किस्त जारी करना, यानी किसानों के लिए बड़ा फैसला लेना, 100 दिनों का प्लान बनाना, यानी आने वाले दिनों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं। और जो ये सीटें कुछ कम ज़्यादा हो गई, उसकी मुझे लगता है भरपाई कर रहे हैं, यानी एक्शन में पीएम मोदी। पहले तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी। अभी तो 100 घंटे भी नहीं बीते और एक इतनी बड़ी खबर आपके सामने आ गई कि इनके आईटी सेल के जो चीफ हैं, जिनको हम फेक फैक्ट्री का सरगना बोलते हैं, अमित मालवीय जी, उनके ऊपर इनके ही संगठन आरएसएस के
एक पदाधिकारी ने इल्जाम लगाया कि ये जो है रितु जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। हालांकि ये विषयांतर हो जाएगा। अब खेमचंद जी, इस पर तो मैं क्या ही पूछूं कि ये खबर अभी आई है, अब इसको कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और इस तरह के मुद्दे गूंजते ही हैं। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। हाँ, फिर भी रितु जी कुछ कहना चाहेंगी तो उनकी बात को सुनेंगे जब संपर्क होगा। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आनन फानन में 100 दिनों का एक एजेंडा तय किया जा रहा है, पुरजोर तरीके से एक्शन में है, इसकी कोई खास ज़रूरत महसूस की जा रही है, या आपको लगता है कि इस बार मैंडेट बीजेपी के लिए, पर्सनली बीजेपी के लिए वैसा नहीं रहा जैसा अपेक्षित था, तो और कुछ बढ़ चढ़कर करके दिखाना कि कोई कमी रह गई है तो उसको दूर कर लेते हैं? नमस्कार। नमस्कार प्रवीण भाई, जब प्रचार चल रहा था तभी आदरणीय प्राइम मोदी जी ने 100 दिन का भी, 6 महीने का भी, 1 साल का भी, 5 साल का भी, 10 साल का भी, और उन्होंने 100 साल का जो बताया था कि किस तरीके से हम लोग रोडमैप पे काम करना चाहते हैं ताकि एक बेस बन सके, और उस बेस के आधार पे हमारा जो देश है डेवलप कंट्री बन सके। पहले थर्ड लार्जेस्ट डेवलपमेंट, पहले तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सके, फर्स्ट और सेकंड की ओर तेजी से आगे बढ़ सके। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो रोड मैप और ये पूरा जो खाका है पहले से तैयार था। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्योंकि वो कमिटेड हैं 140 करोड़ भारतीयों को डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, युवा, महिला, किसान और जो गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, तो वो एक सेकंड भी खराब नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने टारगेटेड काम सभी को दिया है। जितने भी सहयोगी अभी नए मंत्रिमंडल में आए हैं उन सबको उन्होंने टारगेटेड काम दिया है। उन्होंने सबको ब्रीफ भी किया है, उनको समझाया भी है और बताया भी है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, देखिए मैंडेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है तीसरी बार सरकार बन रही है, मजबूती से सरकार बन रही है, स्टेबल सरकार बनेगी। और आज आपने देखा कि सभी मंत्रियों को मंत्रालय भी एलोकेट हो गए हैं और सभी अपने अपने काम में लग चुके हैं। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है कि गुड गवर्नेंस के साथ मेरे को विकसित भारत बनाना है, उस ओर वो इसमें तो कोई संदेह नहीं। खेमचंद जी, सवाल बस इतना है कि ये 100 दिनों का जो एजेंडा है, 100 दिनों का एक प्लान, ये कम होता है। आमतौर पर काम किया जाता है, 5 साल का विजन होता है, बड़ी योजना। 100 दिन का ये एजेंडा क्या इसलिए है कि बहुत इमीडिएट कुछ करके दिखाना, इस तरह का एक दबाव है? इमीडिएटली प्रवीण भाई किसको दिखाना है? चुनाव तो हो गए, बड़े चुनाव, अभी स्टेट इलेक्शन भी 2 महीने में नहीं है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद के लिए बेंचमार्क रखे हुए हैं और अपने सहयोगियों के लिए बेंचमार्क रखा है कि 100 दिन का शॉर्ट टर्म, मतलब इमीडिएटली जो एस्पायरेशंस हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि तीसरी टर्म का मतलब हम वी विल वर्क ऑन एस्पायरेशन, जो हमारे लोगों की जो उम्मीद है हमने पहले में, ये वैलिड पॉइंट है आपकी, ये बात जचती है, ये बात ठीक लगती है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में अब अलग अलग मिशंस को बढ़ाया जा रहा है और बड़े मिशन की तरफ बढ़ना है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कही गई है, लोगों के जीवन में सुधार की बात कही गई है। तो मैंने पहले भी कहा है कार्यक्रमों में कि उम्मीद की जा सकती है कि तीसरी बार मैंडेट मिलने के बाद तीसरी, आप देखिए सबसे पहले जो डिसीजन लिया गया वो लिया गया पीएम किसान की जो नई किस्त है उसको सीधा सीधा रिलीज करना है, क्योंकि चुनाव हुआ, चुनाव की वजह से बहुत सारा समय गया। तो सबसे पहला एक्शन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसानों के लिए लिया और अब सभी को टारगेट दिए कि अपने अपने मंत्रालय का पूरा रोडमैप प्रस्तुत करें और 100 दिन में जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन राज बिहारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। राज बिहारी जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, वैसे सभी तमाम राजनीतिक दलों की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं, लेकिन खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यकाल पर उन्होंने काफी काम किया है, काफी कुछ लिखा भी है। राज बिहारी जी, अभी दिलचस्पी इसी बात में, सभी के जितने दर्शक आपको सुन रहे होंगे कि तमाम बड़े बड़े चेहरे, पहले शिवराज जी की बात चली, फिर नड्डा जी भी मंत्रालय में आ गए, पहले भी मंत्री थे, फिर से एक बार मंत्री बन गए। तो अब बड़े सवाल 2 उठ रहे हैं। एक तो ये कि क्या पार्टी का अध्यक्ष कौन सा चेहरा हो सकता है, अब संभावित चेहरों की दौड़ में कौन दिखाई दे रहा है, और दूसरा, क्या आरजेडी और टीडीपी अपने मंत्रालयों से खुश होंगे? ये 2 सवाल मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, इस पर बड़ी डिबेट भी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारियां क्या हैं वो थोड़ा दर्शकों से साझा करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि जेडीयू या आरएलडी हो चाहे टीडीपी हो, क्योंकि मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ है तो सबसे बातचीत करके ही हुआ है। प्रधानमंत्री ने सबको पहले सभी गठबंधन के सभी सहयोगियों को बुलाया, उनकी राय ली, अपनी भी राय रखी है, तभी उनको दिया गया है। और दूसरी बात है कि मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले दिनों में कोई इस तरह की समस्या आने वाली है कि सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि पहले सबसे बात करके अगर ये फैसले किए हैं तो आगे कोई कठिनाई नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि भाजपा का अध्यक्ष नया कौन होगा, तो अभी ये चर्चा में ही है, अभी इस तरह से कोई नाम नहीं आया है। और कुछ नाम अगर हैं भी तो अभी उन पर कोई
फिर भी दौड़ में कौन आ गए हैं संभावित, आपको क्या लगता है? 2-3 नाम कोई ऐसे नहीं, अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में रह गए हैं वो संगठन में आएंगे, ये तो माना जा सकता है, लेकिन उनमें अध्यक्ष कौन बनेगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम होगा। कौन कौन से बड़े चेहरों को आप ऐसा, जैसे अनुराग ठाकुर की तो खूब बात हुई, और कौन से चेहरों को आप मिसिंग पाते हैं जो आपको लगता है कि ये बड़े चेहरे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से नड्डा जी को बनाया गया था उसी तरह से कोई संघ की पृष्ठभूमि का व्यक्ति या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि का व्यक्ति होगा। कहने को तो तावड़े भी विद्यार्थी परिषद से आए हैं, और अनुराग ठाकुर भी विद्यार्थी परिषद से जो जुड़े रहे हैं, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे और भी कई नाम हैं, लेकिन ये कौन होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये अभी जब मंत्री परिषद काम काज संभाल लेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किस किस के नाम पे चर्चा हो रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। दूसरी बात एक इसमें यह भी है कि हमने आपने भी देखा होगा कि मोदी सरकार में और पहली सरकारों में क्या फर्क है। आप देखते थे जैसी विधानसभा की घोषणा होने लगती थी उससे कुछ समय पहले सड़कें बनने लगती थी, नालियां बनने लगती थी, नगर निगम के चुनाव होने की तैयारी हो तो नाली खड़ंजे बनने लगते थे, लोकसभा के चुनाव आने हो तो कुछ काम होने लगते थे। लेकिन मोदी सरकार में यह है कि चाहे राज्यों में काम हो, चाहे जिलों में काम हो, चाहे शहरों में काम हो, चाहे गांव में काम हो, 24 घंटे काम चल रहा है। हम ये नहीं मान सकते कि काम केवल जो चुनाव के वक्त तब काम होते हैं। सफाई है तो हमेशा सफाई रखनी घोषणा है। ऐसा नहीं है कोई नेता आ रहा है तो तभी सफाई होगी। सफाई का मंत्र भी लोगों को दिया गया है। लोग इस पे शिकायत भी करते हैं, अगर सफाई ना हो तो लोग शिकायत भी दोनों ही चीजें हैं इसमें। ये भी देखा गया है कि चुनाव के एन पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। अब जैसे राम मंदिर को लेकर बड़ी चर्चा रही, उसको सीधे चुनाव से जोड़ा गया, उसके सारे काम को कि जल्दी में काम किया गया, बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन या जितना भी हो पाया उसको रखा गया। तो इस तरह की भी बातें हैं। लेकिन ये बात भी सही है आपकी कि स्वच्छता को लेकर एक मिशन चलाया गया, बहुत सारे काम हैं कॉन्स्टेंट या कंटिन्यूअस वो रहे हैं। उसमें किसानों को लेकर जो अभी फैसला लिया गया है, किसानों पर बड़ा फोकस लगातार भी बना रहा। तो दोनों ही चीजें हैं। तो चौधरी जी अपनी कुछ बात कह रही थी, उन्होंने एक दूसरा मुद्दा छेड़ा, लेकिन पूरा अधिकार है उनका क्योंकि इस मंच पर मेहमान के तौर पर वो शामिल हुई हैं, एक बार फिर जुड़ गई हैं। रितु जी आप अपनी बात, क्योंकि हम एक अलग विषय पर बात कर रहे हैं, फिर भी आप जो बात रखना चाहती हैं उसको संक्षेप में रखें, और फिर इस मुद्दे पर कि 100 दिन का ये जो मिशन रखा है और एक विजन रखा है, डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है वो भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी को इस देश की जनता ने पहले 10 साल दिए उन्हें वो वादे पूरे करने के लिए, जिन वादों को लेकर वो सरकार जो है उन्होंने बनाई थी, उनको बहुत ह्यूज जो है वो मैंडेट मिला, और उसको वो वादे न वो 5 साल में पूरे कर पाए, और फिर उसके बाद अगले 5 साल पे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। तो हमारा जो सवाल है वो मोदी जी से यही है कि सबसे पहले जो मुद्दा है वो है महिला सुरक्षा का। अभी फिलहाल आज ही अमित मालवीय जी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। क्या अमित शाह या मोदी जी ने कोई एक्शन इस चीज पर लिया? क्या उनको हटाने का कुछ कोई इस तरह का कुछ प्लान है, या प्रज्वल रेवन्ना की तरह इस पर भी चुप्पी साध ली जाएगी? जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, जो हाथरस की बेटी मनीषा, तमाम महिलाओं पर, तमाम बेटियों पर जो है चुप्पी साधकर मोदी जी बैठे। क्या इस बार भी 3.0 जिसको ये बोलते हैं, और हम 1/3 जिसको हम बोल रहे हैं कि 1/3 सरकार जो है, क्या इस पर अपना स्टैंड रख पाएगी? दूसरा बात है हमारा मुद्दा, जो अभी आपने देखा होगा कि नीट घोटाला जो हुआ, इस तरह के तमाम पिछले 10 साल में आपने तमाम जो है घोटाले के, पेपर लीक के मामले देखे, तमाम शिक्षा घोटाले देखे, और सरकार जैसे ही आती है, अभी कुछ घंटे भी नहीं होते हैं, उसी वक्त आपके सामने इतने बड़े बड़े जो है ये घोटाले सामने आते हैं। चाहे आप अपना महिला सुरक्षा वाला ले लीजिए, चाहे नीट का ले लीजिए। क्या इस पर मोदी जी की कोई नीति है? क्या है कि देखिए खेमचंद जी, ये बड़ी खूबसूरती से रितु जी ने इस पूरे मुद्दे को विषय से जोड़ा। उन्होंने इसको विषय में लेकर आए कि महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है, महिलाओं का सम्मान जिसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये प्रज्वल रेवन्ना के मामले में गृहमंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में भी कह चुके थे। बेशक जेडीएस साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन फिर जब इस तरह का कोई मामला सामने आता जिसका जिक्र कांग्रेस प्रवक्ता कर रही हैं,
तब इस पर क्या टिप्पणी है? तो एक तरीके से सिर मुंडाते ओले वाली बात है कि 100 दिन का एक विजन रख रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की चीजें, इनसे भी निपटना है। प्रवीण भाई, सबसे पहले तो रितु जी अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने इस तरीके से जनता का अपमान किया है। तो वो कह रहे हैं कि पहले 5 साल में नहीं किया, फिर 10 साल में नहीं किया और अब क्या करेंगे। अरे पहले 5 साल में भी जनता ने चुना, दूसरे 5 साल में भी जनता ने चुना, तीसरे में भी आप सब मिलके भी उतनी सीट नहीं ले पाई जितनी भारतीय जनता पार्टी की आई। और अब आप जनता को किस तरीके से अपमानित कर रही हैं कि भाई तीसरी साल में वो अपना जो 100 दिन का विजन रख रहे हैं, उनको विजन रखने का अधिकार नहीं है, काम करने का अधिकार नहीं है। पहले दिन से पहले से आप इस तरीके से माइंडसेट लेके चल रहे हैं तो दिखाता है कि आप सकारात्मक की बजाय नकारात्मक माइंडसेट लेके चल रहे हैं। तो नकारात्मकता के साथ आप इस तरीके से सहयोग नहीं कर सकते। आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि जितने भी अच्छे काम है उसमें सकारात्मकता के साथ सहयोग करें। और गवर्नमेंट जो विजन रख रही है तो एटलीस्ट विजन को अप्रिशिएट करें, विजन को समझें। अगर विजन में आपको कुछ कमी लग रही है, कुछ आपको लगता है कि उसमें ऐड ऑन होना चाहिए, तो वो सजेस्ट करें। आप एक मिनट ये बोलने अपनी बात कर ले पूरी, मैं आपके पास आता हूँ। जो निंदनीय है। दूसरा, देखिए कोई भी हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो अमित मालविया जी पे आरोप लगे हो, कोई भी हो, सबकी जांच फ्रीली होगी। हमारे यहाँ पे कानून ठीक है, सबकी जांच होगी। खेमचंद जी एक मिनट, अब रितु जी आप अपनी बात बोले, फिर मैं राज बिहारी जी के पास जाता हूँ। देखिए, एक मुद्दा और प्रवीण जी, चूंकि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, आपने विपक्ष का जो है आपने बोला कि मैं सबसे पहले विपक्ष की बात रखना चाहूंगा, और ये बात अभी तक किसी चैनल से मैंने सुनी नहीं, पहली बार सुनी है, तो मेरे को अंदर से बहुत खुशी है इस चीज की। तमाम जो है, अभी आपने देखा कि पिछले 10 साल की सरकार में जब इन्होंने ये बोला कि नोटबंदी हम जब करेंगे तो हम जो है आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। खैर, आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं हुआ, लगातार जो है आतंकवाद बढ़ता चला गया। और मोदी जी के यहाँ से ना तो कोई ट्वीट हुआ, ना ही इस पर कोई संज्ञान लिया गया। और अभी फिलहाल कुछ घंटे ही सरकार बने हुए बीते हैं कि ये 100 दिन का दावा कर रहे हैं, ये रोड मैप रखना चाह रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट अटैक पर अभी तक मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया है, ना ही इस पर कोई संज्ञान लिया गया है, ना ही सरकार इस पर हमें जो है बिल्कुल भी जी एक मिनट, क्योंकि आपने फैक्चुअली एक बात बोली। खेमचंद जी फटाफट संक्षेप में, क्योंकि समय कम है हमारे पास। देखिए, इनको ट्वीट चाहिए, इनको एक्शन नहीं चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है, बात की है, और सख्त से सख्त एक्शन लेने का हम लोगों ने प्लान बनाया है। वहां पे जितनी भी एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर गृह मंत्रालय क्लोजली काम कर रहे हैं। इनको ट्वीट, इनको दिखावा चाहिए, इनको एक्शन नहीं चाहिए। हो सकता है रितु जी की ट्वीट किया भी जाए, ट्वीट होता भी तो भी आप लोग इस मुद्दे को उठाते, वैसे ही उठाते, हो सकता है इस पर सार्वजनिक रूप से मुद्दा है और ये लाशों पे राजनीति करते हैं। अरे ये गंभीर, देखिए ये इस मुद्दे को मैं भी आमतौर पर नहीं उठाता हूं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक मिनट मैं चाहूंगा राज बिहारी जी, ये बात सही है कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आप मानते हैं कि मोदी 3.2 बड़ा मौका जरूर मिला है, लेकिन इसके साथ में बहुत कुछ करके दिखाना है। एक मौका ऐसा भी है कि पता नहीं अगले चुनाव में क्या हो, तो जो बहुत सारे सपने, बहुत सारे विजन्स हैं, उसको पूरा करके दिखाना है। और दूसरी बात, अब विपक्ष पहले जैसा नहीं है। अब विपक्ष लगभग आधा सदन भरा रहेगा विपक्ष से, विपक्ष की आवाज बहुत मजबूत हुई है। तो ये आने वाले दिन और ये जो एजेंडा है, इनको पूरा करना कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, पहली बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष का सामना, चाहे संख्या में कम रहा हो, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने संसद में चलने दिया वो भी बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्ष को बाहर करना पड़ा, वो भी एक मुद्दा रहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की बात को लेके, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बहुत लोगों पर आरोप लगाए। लेकिन यह भी एक बड़ी घटना हुई कि राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, वो भी बड़ी चिंता की बात है कि मीडिया के लोगों से, और वो भी महिला पत्रकार से, अगर देश में दूसरी बड़ी पार्टी का नेता अगर इस तरह से सवाल पूछने पे दुर्व्यवहार करेगा तो मीडिया के लिए तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको लेके मीडिया में बड़ा एक चिंता की लहर भी है, लोगों ने बड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। दूसरा, जैसे आपने सवाल पूछा कि 10 साल, देखिए जो भी सरकार में आता है, विपक्ष कितना भी बड़ा हो, उसको मुकाबला करना ही पड़ता है, चाहे संख्या में कम हो चाहे संख्या में ज्यादा हो। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के देखेंगे तो उनको भी लगातार 5 साल सरकार चलाने में विपक्ष का मुकाबला करना पड़ा। तो विपक्ष का मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। कुल मिला के पूरी तरह से तैयार है मोदी, ये आपका कहना, राज बिहारी जी का कहना है। विजन जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से रखना चाहते हैं, काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़कर जल्दी से जल्दी पूरा करना है। खेमचंद जी ने शुरुआत में इस बात को रखा, रितु जी की बात से स्पष्ट है कि विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर, यानी कोई भी घटना, कोई भी, देखिए कोई भी नहीं चाहता इस देश में, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, कोई नहीं चाहता कि कोई अप्रिय घटना हो, लेकिन घटना होती है तो वो बड़ा मुद्दा बनती है और फिर आने वाले दिनों में ऐसी घटना
ना हो के लिए सत्ता पक्ष पर एक दबाव विपक्ष की तरफ से बनाया जाता है। आप तीनों ने ही बड़ी सुंदरता से अपनी बात को रखा, मैं आप तीनों का धन्यवाद करता हूं। संक्षिप्त समय था, हमारे पास समय कम था, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात को पूरे तरीके से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।